गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों का लेसन 7 पूरा फुल कंप्लीट हो गया। आज हम बात कर रहे हैं लेसन 8 के बारे में। लेसन 8 आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है आज। लेसन 8 का क्या नेम है आपका? कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें लेसन में क्या बताया मैं आपको एक बार पहले ऐसे ही डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे कि हमने लेसन 6 के बारे में बात की थी, वेस्ट बंगाल की जो बात की थी हमने, उसमें हमने क्या जाना था कि किस तरह से कोलकाता में, बंगाल में जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे, ब्रिटिश जो कल्चर था एंड यूरोपियन जो कल्चर था, वो अपनी कल्चर, संस्कृति, सभ्यता को भारतीय लोगों पर थोपने का प्रयास कर रहे थे। और किस तरह से भारतीय जो कलाकार थे उन्होंने इस चीज़ से बाहर निकले और भारतीय संस्कृति सभ्यता को प्रोत्साहन प्रदान किया। तो वो सिर्फ क्या था, एक स्टेट लेवल की बात हो गई थी, सिर्फ बंगाल स्कूल की बात हो गई थी। आज हम बात कर रहे हैं पूरे राष्ट्र की, कि किस तरह से पूरे भारत में जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने अपना कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, कला को स्थापित करने की कोशिश की और किस तरह से भारतीय लोगों ने उसका आंदोलन किया, लड़े और किस तरह से उन्होंने इस चीज़ पर विजय प्राप्त की। आज हम इस बारे में इस लेसन में बात करेंगे। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इंडियन एफर्ट्स फॉर फ्रीडम इन 1857 AD। जो भारतीय लोग थे उन्होंने पहला प्रयास कब किया इकट्ठा होकर, समावेशित होकर? 1857 ईस्वी में उन्होंने पहला प्रयास किया। किसके खिलाफ? वाज द ट्रैम्पल ऑइन टू रिप्रेजेंट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चल रही थी कि वो जिस तरह से हमारी कल्चर, संस्कृति, सभ्यता को नष्ट कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने पहला आंदोलन 1857 ईस्वी में खड़ा किया। देन तब क्या हुआ? वाई द एफर्ट्स ऑफ ब्रिटिश विशिस प्रोपोगंडिस्ट द एक्सीलेंस ऑफ एंशिएंट नॉलेज रिलेटिंग टू इंडियन ट्रेडिशन। उसमें से जो ब्रिटिश लोगों में से कुछ ऐसे लोग थे जो भारतीय संस्कृति सभ्यता की पूरी जानकारी रखते थे और उसको क्या कर रहे थे? घृणा वाली नज़रों से देख रहे थे। सीन हेटफुल, क्या कर रहे थे? उसको घृणा वाली नज़रों से देख रहे थे। और क्या कर रहे थे? इसके साथ साथ जो भारतीय संस्कृति सभ्यता थी उसके बारे में लोगों को भड़का रहे थे कि आपकी जो भारतीय संस्कृति है वो अच्छी नहीं है। जैसे कि हमने बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में पढ़ा, वो क्या कर रहे थे? सिर्फ अपनी कल्चर और संस्कृति को लोगों पर थोपने का प्रयास कर रहे थे। उस पर कायम थे कि आप ब्रिटिश संस्कृति सभ्यता को भी अडॉप्ट करिए। इस चीज़ पर वो लोगों को भड़का रहे थे। एंड द ब्रिटिश सिविलाइजेशन नॉलेज एंड लाइफ स्टाइल वर बीइंग टोल्ड एक्सीलेंट। बता रहे थे कि जो ब्रिटिश संस्कृति सभ्यता है वो काफ़ी अच्छी है, आपकी इंडियन संस्कृति सभ्यता अच्छी नहीं है। न्यूमरस इंग्लिश लिटरेट इंडियन यंगस्टर्स सीम टू बी एग्रीड विद दैट विशिस प्रोपोगंडा। उसमें से जो कुछ अंग्रेजी साहित्यकार थे भारतीय युवाओं को क्या कर रहे थे? इस चीज़ के लिए एग्री कर रहे थे, मना रहे थे कि आप इस चीज़ पर एग्री हो, मतलब कि इस चीज़ को एडॉप्ट करो, मानो कि ब्रिटिश सभ्यता अच्छी है, लाइफ स्टाइल जो उसका वो अच्छा है, आपका भारतीय लाइफ स्टाइल में कुछ नहीं है, संस्कृति में कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें कुछ भारतीय युवाओं पर थोपने की कोशिश कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे और ये सारा दुष्ट प्रचार प्रसार फैला रहे हैं। बट अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडियंस, उसमें से कुछ भारतीय लोग थे जो महान लोग थे कि हाँ वो जानते थे कि नहीं हमारी संस्कृति बनी रहे, उस चीज़ पर उन्होंने फोकस किया। जैसे कि वेस्ट बंगाल में किया, तो वही चीज़ हो गई ना कि वो हो गई थी सिर्फ वेस्ट बंगाल की। अभी हम बात कर रहे हैं पूरे अपने राष्ट्र की। बट अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडियंस अमॉन्ग whom were the research associate and the thinkers also seem not only to be standing against strict being applied by British ruler, but also they were proud to be ancient Indian civilization, knowledge, culture and art। तो जो कुछ भारतीय लोग थे वो ना सिर्फ इसके खिलाफ खड़े हुए, इसके खिलाफ जो ब्रिटिश की संस्कृति सभ्यता थी, ना कि सिर्फ इसके खिलाफ हुए, बल्कि उन्होंने अपनी इंडियन कल्चर, संस्कृति, सभ्यता को समझा, उसको बनाए रखने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ वो खड़े रहे और अंत तक डटे रहे।
सम ऑफ दोज पर्सन, उसमें से कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे इन द लास्ट 2 डिकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक, 2 दशक तक वो क्या करते रहे, लड़ते रहे, इस चीज़ पर अटे रहे कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति को ही अपनाएंगे। जिस संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, हम सिर्फ उसी संस्कृति सभ्यता को अपनाएंगे और उसी को आगे लेकर चलेंगे। तो वो इस चीज़ पर डटे रहे। Started establishing such organization that could jolt the British vicious propaganda। तो इसके खिलाफ ब्रिटिश लोगों के खिलाफ एक संगठन तैयार हुआ, और वो संगठन तैयार करना भी जरूरी था। क्यों? क्योंकि जिस तरह से ब्रिटिश लोग भारतीय संस्कृति सभ्यता को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसके खिलाफ किसी न किसी को एक संगठन तैयार करना था। तो भारतीय लोग, जो कुछ अच्छे लोग थे, जो कह रहे थे कि नहीं, भारतीय संस्कृति सभ्यता बनी रहे, हमारी जो कल्चर है वो बना रहे, तो उस चीज़ को कायम रखने के लिए वो ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने एक संगठन स्थापित किया, जिससे कि क्या हुआ, जो ब्रिटिश लोग थे, जो ये दुष्प्रचार कर रहे थे, उसको हटाने की तैयारी की गई। द इनिटिएशन ऑफ दिस टाइप बिगन फ्रॉम कलकत्ता इन वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की गई? वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता से सबसे पहले स्टार्टिंग किया गया। That was considered to be the center of recent knowledge in the contemporary India। तो उसको क्या माना गया कि सबसे पहले हमें जो वेस्ट बंगाल है वो सेंटर है, तो वहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। जो समकालीन भारतीय लोग थे उनको समझाने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से इसके अंडर में जा रहे थे, ब्रिटिश और यूरोपियन जो कल्चर था उसके अंडर में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको उस चीज़ से निकालने के लिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग की गई वो वेस्ट बंगाल में की गई। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश लोग थे और यूरोपियन जो कल्चर स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी वो सबसे पहले वेस्ट बंगाल में की जा रही थी। तो इसीलिए जो भारतीय लोगों ने स्टार्टिंग की वो कहाँ से की? वेस्ट बंगाल से की। दे हैड स्टार्टेड एस्टैब्लिश कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने क्या किया? जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, सामाजिक तौर तरीके थे, पॉलिटिकल था, ये सारी चीज़ों का संगठन उन्होंने संगठन स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ भारतीय कल्चर जो सभ्यता है वो चाहिए। बिसाइड सेवरल रिवॉल्यूशनरी एंड मोमेंटलिस्ट, जो मोमेंटलिस्ट थे यानी कि क्रांतिकारक थे और आंदोलक थे, वो बराबर इस चीज में डटे रहे, लड़ते रहे। Besides, several revolutionary and movementalist organizations were busy in strengthening their foundation secretly। उसमें से कुछ क्या थे? दूसरी तरफ क्रांतिकारी और आंदोलक थे, जो आंदोलन कर रहे थे। किस चीज़ का? ब्रिटिश और यूरोपियन के अगेंस्ट उन्होंने क्या की थी? क्रांतिकारी छोड़ दी थी, क्रांति छोड़ दी थी और आंदोलन छोड़ दिया। तो उस चीज़ पर वो डटे रहे, बिजी रहे। कैसे? गुप्त रूप में वो लड़ते रहे। एक तरफ कुछ भारतीय लोग तो लड़ ही रहे थे खुलकर, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। पर कुछ लोग ऐसे थे जो गुप्त रूप में आंदोलन कर रहे थे, लड़ रहे थे अपने राष्ट्र के लिए। तो वो अंततः लड़ते रहे। उन्होंने किसको अपना आधार बनाया? एक क्रांतिकारी जो आंदोलन था उसको उन्होंने अपना आधार बनाकर वो लड़ते थे। अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे A.O. ह्यूम। इन्होंने बहुत ही अच्छे से ब्रिटिश के खिलाफ जाकर भारतीय लोगों का सहयोग किया। जानते हैं कैसे? With the cooperation of some Indians, established Indian National Congress in 1885 for this very purpose, so that the effect of the newly established organization against the British rule could be lessened। उन्होंने क्या किया? जो भारतीय लोग थे उनका सहयोग किया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ जाकर, जबकि वो ब्रिटिश के क्या थे? ऑफिसर थे, रिटायर्ड ऑफिसर रह चुके थे। तो उन्होंने उसके बावजूद भी इंडियन लोगों को सपोर्ट किया, जो भारतीय लोग थे उनका सपोर्ट किया। क्यों और किस तरह से? सबसे पहले उन्होंने एक भारतीय जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना की 1885 में। उसमें काफ़ी सारे नई नई चीज़ें उन्होंने डाली, जिससे कि जो ब्रिटिश की जो रूल थे, जो नियम थे, उनको कम किया जा सके और भारतीय संस्कृति को ऊपर बढ़ाया जा सके, उसको सबसे पहले स्थान प्रदान किया जा सके। तो इस चीज़ के खिलाफ वो खड़े हुए, उनके अगेंस्ट खड़े हुए और उन्होंने ऐसे काफ़ी सारे नए नए रूल्स बनाए, जिससे कि ब्रिटिश जो रूल थे वो ख़त्म हो सके और भारतीय संस्कृति सभ्यता बनी रहे।
द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ भूमेश चंद्र बैनर्जी। तो इन सभी के खिलाफ उन्होंने एक पहले कांग्रेस अधिकारी अध्यक्ष को नियुक्त किया। वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इन बॉम्बे इन दिसंबर 1885, 1885 में मुंबई में उन्होंने दिसंबर के महीने में उनको अध्यक्षता प्रदान की। दिस ऑर्गेनाइजेशन स्लोली, ये जो संगठन था वो धीरे धीरे चल रहा था, बट एक्जैक्टली स्टार्टेड राइजिंग वॉइस अगेंस्ट द ट्राइनीज हैपिंग टू इंडियंस। बट ये क्या कर रहे थे? क्रूरता के साथ, भले ही स्लोली स्लोली चल रहे थे, लेकिन क्रूरता के साथ, पूरे विश्वास के साथ ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो रहे थे और उसको डिस्ट्रॉय करने की, जो उनकी जो कल्चर था, संस्कृति थी, जो भारत में फैल रही थी, उसको हटाने की वो पूरी पूरी कोशिश में जी जान से लगे हुए थे। एंड द ब्रिटिश पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया, जो ब्रिटिश लोगों ने भारतीय लोगों के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो पॉलिसी स्टार्ट की थी, उसको हटाने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करते रहे। न्यूमरस राइटर, उसमें से काफ़ी सारे कुछ राइटर्स भी थे, लेखक थे, नॉवलिस्ट थे एंड पोएट, कॉन्सेप्ट देयर स्टोरी नॉवेल्स एंड पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो उसमें से कुछ पत्रकार थे, नॉवलिस्ट थे, राइटर थे, जो क्या कर रहे थे? इन सभी चीज़ों के बारे में निरंतर लिखते जा रहे थे। वो क्या कर रहे थे? हर एक ना एक दिन अपनी नॉवल में, पेपर पर, न्यूज़पेपर में, बुक में ये सारी चीज़ें छापते जा रहे थे, जिससे कि क्या हो, जो भारतीय लोग पढ़े तो उनके मन में ये चीज़ जागे कि नहीं, हमें अपना भारतीय कल्चर को बनाए रखने के लिए हमें भी इसके खिलाफ खड़ा होना है। पत्रकारी करने का जो पेपर में छाप रहे थे या फिर नॉवल में लिख रहे थे या फिर बुक्स में लिख रहे थे, उसमें उनका सिर्फ लिखने का ये मोटिव नहीं था कि उनको अपनी जो इनकम है वो बढ़ानी है या उनको एक इनकम का सोर्स मिल गया। उनका सिर्फ मोटिवेशन क्या था कि जिन भारतीय लोगों को, जैसे कि सिर्फ बंगाल में स्टार्ट हुआ था और किसी स्टेट में और किसी सिटी में भी ये चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उनका सिर्फ एक चीज़ पर मोटिवेशन था, एक चीज़ पर प्रयास था कि बाकी के भी भारतीय लोग इस चीज़ पर फोकस करें कि हमें अपनी संस्कृति सभ्यता को बनाए रखने के लिए इसी तरह से आंदोलन करना है, इसी तरह से हमें लड़ना है और निरंतर प्रयास करते जाना है। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश रूलर के अगेंस्ट। एंड तरानास, और क्या करते थे? कुछ मेलोडीज तरानास भी गाते थे, सॉन्ग्स भी गाते थे, जैसे कि हमारा वंदे मातरम जो सॉन्ग बना है, नेशनल सॉन्ग, इस तरह के काफ़ी सारे और भी सॉन्ग्स लिखे गए हैं। आप लोगों को अगर मालूम होगा तो जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो वेस्ट बंगाल में ही लिखा गया था, ठीक है। तो इस तरह से वो काफ़ी सारे गाने गाकर भी क्या करते थे? लोगों को इम्प्रेस करते थे। जो कॉमन भारतीय लोग थे, कुछ भारतीय लोग क्या कर रहे थे? उनके खिलाफ खड़े थे, कुछ भारतीय लोग सिर्फ चुपचाप बैठे हुए थे। तो वो ये सारी चीज़ें क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर के थ्रू, नॉवल के थ्रू, स्टोरीज बुक के थ्रू एंड गाने गा गाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे और इस चीज़ पर उनको फोकस करने के लिए प्रयास कर रहे थे कि आप इस चीज़ पर फोकस करिए कि हमें अपनी संस्कृति सभ्यता को बनाए रखना है, ठीक है। इन दिस सीरीज, इस सीरीज में जो बंकिम चंद्र चटर्जी का फेमस नॉवल था आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी फेमस नॉवल आनंद मठ, प्रूव टू बी अ मिथ स्टोन। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक फेमस नॉवल है आनंद मठ। वो इन सभी चीज़ों में क्या प्रयास करने की उसने कोशिश की? एक मील का पत्थर कहने का मतलब होता है कि एक, जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं उसको हटाने के लिए, या हम जब किसी चीज़ पर फोकस करते हैं उसको पाने के लिए, तो पूरी चीज़ जान लगा देते हैं। तो उसी तरह से ये जो आनंद मठ नॉवल है बंकिम चंद्र चटर्जी की, ये मिलकर पत्थर साबित हुई इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए। जो ब्रिटिश रूलर था, इसको हटाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। जैसे कि कहते हैं ना, रास्ते में रोड़ा पड़ जाता है, तो ये जो आनंद मठ ये ब्रिटिश लोगों के लिए रास्ते में खड़ा हो गया कैसे कि अब इसके बाद जब ये नॉवल छपी, ये नॉवल लिखी गई और जब लोगों ने इसको पढ़ा तो इससे लोग ज़्यादा मोटिवेट हुए, ज़्यादा जागरूक हुए और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होने का प्रयास निरंतर करते रहे। तो आज के लेसन में आई होप आप लोगों को क्लियरली अच्छी समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे कल की वीडियो में।